साइकिल अगर आप देखोगे तो 7 से 10 साल की मानी जाती है, और उसमें हिस्टोरिकली या फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखोगे एसआईपी में यदि आप 7 से 10 साल तक इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको डबल रिटर्न ज़रूर मिल जाता है। अब थोड़ी सी हम वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स ये तो थोड़ी बहुत म्यूचुअल फंड्स की बातें थी, अब हम थोड़ी बहुत इक्विटी की बातें करते हैं, एंड देन वी विल कंक्लूड एज टू वाई म्यूचुअल फंड्स वर्सेस इक्विटी कौन सा सही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये थोड़ी सी बिजी स्लाइड है जो आपके स्क्रीन के सामने अभी दिखाई देगी। यहाँ पे हमने सेंसेक्स, जीडीपी, पर कैपिटा, मार्केट कैप टू जीडीपी, निफ्टी ईपीएस जैसे शब्द यूज़ करें, बट आप इससे कंफ्यूज ना हुई हैं, हम बहुत सरल भाषा में इसको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2008 से लेकर 2022 तक की कहानी दिखाई दे रही है, जहाँ पे हमने सेंसेक्स, सब लोग जानते होंगे, सेंसेक्स इज़ बेसिकली एन इंडिकेटर ऑफ टॉप 30 कंपनीज बाय मार्केट कैप। टॉप 30 कंपनीज इंडिया की जो भी हैं उसका एक इंडेक्स बनाया जाता है, उसको सेंसेक्स बोला जाता है, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। और वो अगर आप देखोगे 2008 में ये 21,000 का था, फिर क्रैश की वजह से सब प्राइम क्राइसिस जो क्रैश आया था 8,000 पे गिर गया था। फिर जैसे जैसे वक्त बढ़ा सेंसेक्स भी बढ़ा, क्रैश के बाद भी आज की तारीख में आप देखोगे ऑलमोस्ट 60,000 प्लस पे पहुंच चुका है, अभी हाल ही में 58-59,000 चल रहा है। बट आप जैन 2020 के बाद देखोगे फिर वापस एक क्रैश आया, जो कि कोरोना लॉकडाउन शब्द सुनाई दिया तो एकदम से 42,000 से 26,000 गिर गया था मार्केट और सेंसेक्स। उसके बाद फिर वापस आप देखोगे एक स्ट्रेट रैली आई और ऑलमोस्ट 60,000 तक पहुंचा, जो कि अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करेंगे। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट अक्रॉस थ्रू दिस स्लाइड इज़ कि सेंसेक्स या इंडिकेट जो आपको एक मार्केट इंडिकेटर होता है वो वॉलेटाइल ज़रूर होता है, वह वक्त के साथ वो बढ़ता ही बढ़ता है। और जीडीपी से हमने कंपेयर करने की कोशिश करी है, क्योंकि जनरली जीडीपी ऑफ द कंट्री, जैसे हम जैसे इंडिया में अगर हम एक एज अ कंट्री बात करें, जनरली हम लोग एक डेवलपिंग नेशन या डेवलपिंग कंट्री कहलाते हैं, तो हमारा 5 से 6% या 7 से 8% जीडीपी ग्रोइंग रेट है। तो ये माना गया है कि जो भी एक ग्रोइंग नेशन या ग्रोइंग कंट्री होता है उसका जीडीपी तो बढ़ता ही बढ़ता है और उसका मार्केट कैप भी बढ़ता है। और जब अगर मार्केट कैप बढ़ता है तो यदि आप एज ए इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में हो या चाहे आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो, तो आपका भी पैसा वक्त के साथ बढ़ता है। बीच बीच में वॉलीटिलिटी ज़रूर आएगी, बट वो आपको एक तरीके से एज अ पार्ट ऑफ द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको समझ के उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सेंसेक्स मूवमेंट ये इंटरेस्टिंग स्लाइड है, जल्दी से देखेंगे ये कि 2000 से लेके आपको 2020 तक या 2022 तक की कहानी दिखाई दे रही है कि कैसे कैसे सेंसेक्स का मूवमेंट ऊपर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब जब उसने नीचे अपना गिरावट देखी है तो अगले 1 साल में या अगले 3 साल में उसने एक नई ऊंचाई भी छुई है, विच मीन्स कि इवन अगर आप बहुत ही अनलकी इन्वेस्टर हो या बहुत ही यू कैन से आपने टॉप पे इन्वेस्ट करा और आपके निवेश करने के बाद मार्केट नीचे गिर गया, उसके बाद भी अगर आप 1 से 3 साल तक अगर रुकते हो तो आपका कहीं ना कहीं पैसा वापस से उस लेवल पे आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये स्लाइड दिखाने का पर्पस ये है कि लोग जनरली सेंसेक्स और निफ्टी के ज़रिए मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं, जो कि एक तरीके से आम आदमी के लिए सही भी है, क्योंकि वो वही देख पाता है, या आपको टीवी चैनल्स पे या आपको न्यूज़पेपर्स पे सेंसेक्स और निफ्टी बहुत ईजिली दिखाई देता है। बट आपको जो ट्रैक करना चाहिए वो मार्केट कैप करना चाहिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, जो कि 1995 में सिर्फ 3 लाख करोड़ था और आज की तारीख में 250 लाख करोड़ हो गया है। तो चाहे सेंसेक्स या निफ्टी बढ़े या घटे, मार्केट कैप जनरली जीडीपी के साथ बढ़ता ही है। एंड एज ए टोल्ड यू, हम लोग एक ग्रोइंग नेशन है, ग्रोइंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री हैं। तो आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया जैसी कंट्री में यदि आप निवेश करते हैं तो आपका, क्योंकि एक ग्रोइंग कंट्री है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन, हमारा इन्फ्लेशन अच्छा खासा है, 4-6% है, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया व्हेन इट कम्स टू द इन्वेस्टमेंट स्टोरी। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन होता है तो जो गुड्स होते हैं या जो सर्विसेज होती हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो थोड़े से और महंगे होते हैं और जो कंपनीज़ के प्रॉफिट्स होते हैं वो बढ़ते हैं। जब प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता है तो यदि आप एज ए इन्वेस्टर निवेश कर रहे हो डायरेक्ट स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में, तो वो भी आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। अब हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, डायरेक्ट इक्विटी, और फिर हम चर्चा करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स वर्सेस डायरेक्ट इक्विटी कौन सा सही है। तो वेल्थ क्रिएटर्स के जब आप देखोगे, जो भी रिच लोग हैं आज की तारीख में, चाहे आप अपने फ्रेंड सर्कल में देखिए, अपने आप को देखिए, या आप अपने
मतलब सुपीरियर्स को या एल्डर्स को देखें, या जो भी कंट्री में आप देखते हैं जो जो रिच लोग हैं, वो जनरली रिच क्यों बने हैं? ईदर बिजनेस मैन होंगे, प्रॉपर्टी से रिच बने होंगे, या इक्विटी मार्केट से रिच बने होंगे। तो अभी हम जहाँ तक हमारा आज का टॉपिक है, हम इक्विटी के बारे में बात करते हैं, एंड वन ऑफ द वेल्थ क्रिएटर्स इज़ इक्विटी। अब डायरेक्ट इक्विटी के बारे में हम बात करें तो ये कुछ कुछ कंपनीज़ हैं, प्लीज़ डोंट नॉट टेक दिस एज अ रिकमेंडेशन, बट ये कुछ कुछ फेमस कंपनीज़ हैं जो कि आपने कहीं ना कहीं सोते जागते अपने दिनचर्या में ये सारी कंपनीज़ के बारे में सुना होगा, या इनके प्रोडक्ट सर्विसेज यूज़ करे होंगे। तो डायरेक्ट इक्विटी निवेश आप एक डीमैट के थ्रू कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। अब सेबी की तरफ से ये कंपलसरी हो गया है कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है, और आप एक डायरेक्ट इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होना ज़रूरी है, जहाँ पे आप बाय एंड सेल कर सकें उस पर्टिकुलर स्टॉक को। तो जहाँ तक इस स्लाइड में जो हमने पहले पहले वाली स्लाइड में कुछ कंपनीज़ के नाम दिखाए, अब इस स्लाइड में हम आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे कुछ कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, बेवरेजेस हो, फूड इंडस्ट्री हो, टेलीकॉम का इंडस्ट्री हो, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हो, रिटेल सेगमेंट हो, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो, इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ हो, इन सब में आप सेक्टर वाइज स्टॉक स्पेसिफिक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज़, कुछ कुछ मार्केट टर्म्स समझने पड़ते हैं। आई विल क्विकली टेक यू ओवर थ्रू दिस स्लाइड, जहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि मार्केट टाइप कैसा है। ट्रेंडिंग मार्केट है, अपसाइड है, डाउन साइड है, डायरेक्शनलेस है कि पता ही नहीं लग रहा है कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, काइंड ऑफ स्टैटिक मार्केट है। वॉलेटाइल मार्केट, जो पिछले आपने 3-6 महीने अगर आप मार्केट को फॉलो कर रहे हो तो काफ़ी वॉलेटाइल रहा है मार्केट। तो आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए जब आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। आपको ये 8 स्टेप फॉर्मूला है जो कि इंडस्ट्री वाइड बहुत ही फेमस फार्मूला है, जो कि आपको समझ में आना चाहिए। ये 8 स्टेप फार्मूला आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आई विल टेक यू वन बाय वन रैदर। EIC फार्मूला होता है जहाँ पे आप इकोनॉमी को पहले समझें, फिर इंडस्ट्री वाइज को समझें, और फिर कंपनी स्पेसिफिक आप बॉयल डाउन करें। जैसे कि इंडिया इकोनॉमी अगर अच्छी है तो उसमें इन्वेस्ट करें, US की इकोनॉमी अच्छी लग रही है तो US में इन्वेस्ट करें। इंडस्ट्री वाइज मतलब आपको IT कंपनी अच्छी लग रही है तो IT सेक्टर में इन्वेस्ट करें, और फिर आप कंपनी चूज़ करें कि उसमें मेरे को सबसे बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, या मिड साइज़ में करना है, या स्मॉल साइज़ में करना है। स्ट्रैटेजिक एलोकेशन होता है जहाँ पे आप अपना रेशियो डिसाइड करें कि मेरे को कितना फिक्स्ड इनकम में रखना है, कितना मेरे को डायरेक्ट स्टॉक्स में रखना है, और कितना मेरे को इक्विटी एक्सपोजर लेना है, कितना रिस्क रिवॉर्ड मेरे को चाहिए। इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग, जहाँ तक अभी पिछले 1-2 साल की बात है, तो हमने बहुत सारे नए डीमैट अकाउंट्स देखे हैं, और लोग ट्रेडर्स बन रहे हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स बन रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा पैसा, कितना पैसा आपको इन्वेस्टिंग के लिए डालना है, कितना पैसा आपको ट्रेडिंग के लिए डालना है। ऑन अ लाइटर नोट, जैसे हम कहते हैं एक घर वाली और एक बाहर वाली, तो आपको एक्चुअली एक ही चूज़ करनी चाहिए, इधर घर वाली या बाहर वाली। और अगर आप दोनों चूज़ करना चाहते हो तो आपको आर्म्स डिस्टेंस, मतलब घर वाली को घर पे ही रखना है, बाहर वाली को बाहर ही रखना है। आप दोनों को मिलाओगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाएगी। तो ऐसे ही आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का पैसा आपको अलग अलग रखना चाहिए। आपको पहले से ही डिसाइड करना चाहिए कि 80% पैसा मेरा इन्वेस्टिंग में जाएगा, 20% मेरा पैसा ट्रेडिंग में जाएगा। फिर आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि मेरे को कितने बड़ी कंपनीज़, लार्ज कैप कंपनीज़, टॉप 100 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है, मेरे को मिड साइज़ कंपनीज़ में करना है, स्मॉल साइज़ में करना है। आपको एक वैल्यू इन्वेस्टर बनना है, ग्रोथ इन्वेस्टर बनना है, या कॉन्ट्रा व्यू इन्वेस्टर बनना है। कॉन्ट्रा व्यू इन्वेस्टर का मतलब ये होता है इसकी, जैसे कि एयरलाइन स्टॉक्स, जब लॉकडाउन लगा था, एयरलाइन स्टॉक्स बंद थे, सिनेमा घर बंद थे, तो आप अगर ऐसी वाली कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हो तो आप एक कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू ले रहे हो, तो वो आप एक कॉन्ट्रा व्यू इन्वेस्टर बन जाते हो। ग्रोथ इन्वेस्टर वो होता है जो कंपनीज़ ऑलरेडी चल रही हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। वैल्यू इन्वेस्टर होता है जो कंपनीज़ नहीं चल रही हैं बट उनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपको लगता है कि ये पैसा अच्छा दे जाएगी, तो आप एक वैल्यू इन्वेस्टर कहलाते हो। 33:33:33 रूल होता है कि जब आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कुछ पैसा मेरा हमेशा अच्छा जाएगा, कुछ पैसा मेरा एवरेज जाएगा, और कुछ पैसा मेरा नीचे जाएगा। तो ये 33:33:33 रूल होता है जो कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरा 7th रूल या 7th स्टेप होता है कि आपको म्यूचुअल फंड्स में कुछ पैसा और डायरेक्ट इक्विटी में कुछ पैसा डालना चाहिए। अगेन यू नीड टू सेपरेट दैट कि मेरे को कितना म्यूचुअल फंड्स और कितना स्टॉक्स में डालना चाहिए। गुड डेट वर्सेस बैड डेट होता है कि जब आप अपना पैसा मैनेज करते हो तो आपको लोन उसी पैसों पे लेना चाहिए जो कि एक अप्रिशिएटिंग एसेट क्लास है, एंड ना कि ऐसा लोन लेना चाहिए जहाँ पे आपका पैसा उस पर्टिकुलर असेट में जो आप खरीद रहे हो या जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो लोन लेके, वो डिप्रिशिएटिंग असेट क्लास है। तो आपको ये गुड डेट वर्सेस बैड डेट समझ में आना चाहिए। डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको बिजनेसेस अंडरस्टैंड करने चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग स्टॉक है या नहीं है वो आपको पता होना चाहिए।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उसमें कितनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कि अगर वॉलेटाइल मार्केट हुआ भी तो क्या उसके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बिकना बंद हो जाएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि उसकी जो मैनेजमेंट है, जो उसके सीईओज हैं, सीएक्सओज हैं, जो उसके प्रमोटर्स हैं, वो ट्रस्टवर्दी हैं या नहीं है, और उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है या नहीं है। सो ये हो गई हमारी थोड़ी बहुत इक्विटी की बात। अब यदि 4:8:12:16:20 की बात करें, तो यदि आप 4% का 4% का रिटर्न चाहते हैं तो आप लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करें, 8% का चाहते हैं तो डेट फंड्स में इन्वेस्ट करें, 12% का रिटर्न चाहते हैं तो बैलेंस फंड में इन्वेस्ट करें, 16% का रिटर्न चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, 20% का रिटर्न चाहते हैं तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। सो दैट इज़ बेसिस ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, बेसिस ऑन योर यू कैन से वांट कि आप कितना रिटर्न चाहते हो, और उसके बेसिस पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये एक बिजी स्लाइड है, बट इसमें हम ये दिखाने की कोशिश करें कि कौन कौन से एसेट क्लासेस हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको वेल्थ प्रिजर्व करनी है तो गोल्ड, फिक्स्ड इनकम, इंश्योरेंस बेस्ड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो इक्विटी में इन्वेस्ट करें। पैसिव वे, जहाँ पे आपके पास टाइम नहीं है, तो म्यूचुअल फंड से बेटर और कोई तरीका नहीं है। आप सिंपली म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालिए और गेट डबल डिजिट रिटर्न्स इन द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, 7-10 साल एंड अबव। अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हैं, टाइम दे सकते हो, जो जो मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए वो आप फॉलो कर सकते हो, तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टॉक मार्केट्स। एंड आप एक्टिवली ट्रेडिंग भी कर सकते हो, इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, एंड यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली। ये एक एसेट एलोकेशन बास्केट के बारे में हम बता रखे हैं। ये थोड़ी सी आपको शायद आपकी आईज़ को स्ट्रेन करना पड़ेगा, बट वी वुड वांट के इसमें बस ये दिखाया जा रहा है कि आपको अलग अलग असेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज 2010 से 2021 तक हमने ये देखा है कि अलग अलग असेट क्लासेस में अलग अलग रिटर्न्स दिए हैं। तो यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन स्प्लिटिंग योर पोर्टफोलियो इन डिफरेंट डिफरेंट असेट क्लासेस। ये दिस स्लाइड एंड द नेक्स्ट स्लाइड जस्ट शोज अबाउट कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन एंड मैक्सिमम रिस्क आपकी स्मॉल कैप एंड मिड कैप एंड लार्ज कैप में कितनी कितनी रही है। जनरली ये देखा गया है कि लार्ज कैप पोर्टफोलियोज़ में आपकी रिस्क कम रहती है और डाउन साइड भी लिमिटेड रहता है। तो जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, वी रिकमेंड कि आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर। एंड अदरवाइज़ आपको आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स पता होने चाहिए कि आपके पास 1 से 3 साल, 3 से 10 साल या 10 साल से ऊपर आपके पास क्या इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं, और आपका फिनेंशियल प्लान क्या कहता है कि आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको कंफर्ट चाहिए, या आपको रिचनेस चाहिए। उसके बेसिस पे आप चूज़ कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स या डायरेक्ट इक्विटी। सो यहीं पे हम अपना टॉपिक और आप अपना सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस पेशेंटली। एंड जहाँ तक हमारा म्यूचुअल फंड्स वर्सेस डायरेक्ट इक्विटी कौन सा सही है, तो हम इसी पे इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। और जहाँ तक कौन सा सही है वो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि आप कौन सा टाइप का फाइनेंशियल प्लान चाहते हैं। सिक्योरिटी वाला चाहते हैं तो कहीं ना कहीं कंफर्ट वाला चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के साथ जाइए। रिचनेस वाला चाहते हैं तो काइंड ऑफ कीप इट अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड डायरेक्ट स्टॉक्स। So that is it from our side, and we wish all the viewers the very best, and we wish them financial prosperity in the times to come. And mutual funds versus direct equity में हम अपना टॉपिक यहीं पे ही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। সার্থক জনম